खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने सियासी कायदीन का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और इस मैडम स्पीकर साहिबा, आप बैठ जाएं, आपने 14 मिनट्स बात की है, बस इस तरह डिस्टर्ब नहीं करें आप। जी सुहेल साहब, आप प्लीज बात करें जी, और आप लोग ये आदत डाल लें एक दूसरे की। नो समझ नहीं, कितनी दफा वाइंड अप होगा? 14 मिनट्स हुए, मैंने 2 दफा उनको वाइंड अप का मौका दिया है, इस तरह नहीं करते हैं। देखिए मेरी भी स्पीच इसी तरह हुई थी, 2 दफा इनको वाइंड अप का मौका दिया है, वो हर दफा नया पॉइंट नहीं, इस तरह नहीं करें प्लीज। नहीं प्लीज, आप लोग तशरीफ रखें और सब लोग ये याद रखें सबके 10 मिनट्स हैं, ये दिस इज नॉट द राइट वे। नहीं जी, नहीं इस तरह नहीं होगा ना, इस तरह तो सब डिस्टर्ब करके प्रेशराइज करेंगे। 14 मिनट्स मैंने उनको दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसकी वजह से आज मैं इस मुक़द्दस ऐवान में मौजूद हूँ। इसके बाद मैं अपने कायद जनाब इमरान खान का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ और पार्टी कायदीन का जिन्होंने मुझे NA4 का टिकट दिया। इसके बाद मैं अपने हल्के NA4 के अवाम, मटा तहसील और कबल तहसील के अवाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरा मुकाबला साबका वज़ीर आला साहब से था जो PTI छोड़ के चले गए थे और स्वात के अवाम ने मुझे उसके मुकाबले में 75,000 की लीड से इमरान खान की वजह से कामयाब करवाया है। जनाब स्पीकर साहिबा, मैं बज़ात खुद पेशी के लिहाज से वकील हूँ और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि 9 मई के बाद मैं कारकुनान पर होने वाले हर जुल्म और कारकुनान के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा रहा और आखिरी हद तक, उस हद तक लड़ा जब तक मैं एक एक कारकुन को जेल से बाहर न निकाला। जनाब स्पीकर साहबा, मैं बज़ात खुद एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पार्टी कायदीन का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं ना किसी सरमाएदार का बेटा हूँ, न किसी जागीरदार का बेटा हूँ और ना मेरे बाप दादा पहले के भी इस असम्बली का हिस्सा रहे हैं। इस सीट पे मेरे पहले भी एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान हुआ करता था जिसका नाम मुराद सईद था। मुझे फ़ख्र है वो मुराद सईद जो स्वात से एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था और वो नौजवानों के लिए एक उम्मीद बनकर यहाँ आया था। तो रियासत ने मुराद सईद के खिलाफ बेतहाशा गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए, हमारे कारकुनान के खिलाफ बेतहाशा गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए और ये गद्दारी की जो तारीख है ये पाकिस्तान की तारीख इंसाफ के लिए नहीं है। ये जब से पाकिस्तान बना है वहाँ से और अभी तक ये जारी है। सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान, इसके बाद खान अब्दुल वली खान, इसके बाद फातिमा जिना, इसके बाद 1971 में बंगालियों को गद्दार ठहराया गया। 1974 में जब बलूचिस्तान ने अपनी हुकूक की बात की तो बलूचों को गद्दार ठहराया गया। इसके बाद 1992 में जब महाजरों ने अपनी हुकूक की बात की तो उनको गद्दार ठहराया गया और आखिरकार 9 मई 2023 को सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को जो तहरीक इंसाफ की शक्ल में थे उसको गद्दार ठहराया गया। जनाब स्पीकर साहिबा, ये सदर साहब ने अपनी तकरीर में रूल ऑफ लॉ की बात की। मेरे लीडर पर 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उस पर ऐसे दफात लगाए गए हैं जिनका वो खुद अदालत में अब न डिफेंड कर सकते हैं न मुकाबला कर सकते हैं। और आपकी नज़र में, हमारी नज़र में हम ये समझते हैं कि इमरान खान कैद है, मगर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान कैद नहीं है, वो आज़ाद है। इस मुल्क में अगर कोई कैद है तो वो है इस मुल्क का अदालती निज़ाम, अगर कोई कैद है तो वो है ये पार्लियामेंट, अगर इसमें कोई कैद है तो वो है पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम। इमरान खान तो आज़ाद है, वो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से हमें लग रहा है वो सलाखों के पीछे है, मगर वो कैद नहीं है, उसकी सोच आज़ाद है। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान आएगा, इमरान खान की आवाज़ इस ऐवान में गूंजेगी और वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी 180 सीटें वापस लेके रहेंगे, अपनी मैंडेट वापस लेके रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसी कुर्सी पे, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे इमरान खान बैठेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर साहिबा, ये जो 200 केसेस मेरे कायद के खिलाफ दर्ज किए गए,
इसका मैं तकाबुली जायज़ा बाकी ममालिक से भी पेश करना चाहूँगा। हमारे मुल्क में कन्विक्शन रेट है 12%, मतलब जितने मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान आता है अदालत में तो 12% लोगों को सज़ा होती है, जबकि हम अगर इंडिया से मुकाबला करें तो वहाँ पे कन्विक्शन रेट 54% है। अगर जापान से मुकाबला करें तो वहाँ पे 99% है। तो यहाँ पे हिसाब का निज़ाम ही यही है कि यहाँ पे मैं सलाम पेश करता हूँ उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जजेस को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी हो रही है, हमें अपने फैसलों में आज़ाद नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ जनाब स्पीकर साहिबा कि ये जुडिशल जो टारगेटिंग है इसकी हिस्ट्री बड़ी लंबी है, और इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, तो क्या आपने इस मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स की? नहीं किए। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको इस मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, प्रोसिक्यूशन में रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। सदर साहब ने अपनी तकरीर में एजुकेशन के सेक्टर पे भी बात की, तो मैं समझता हूँ मैडम स्पीकर साहिबा, हमारा एजुकेशन सेक्टर पे एक HSN कॉलेज है लाहौर में, वहाँ के प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन को इस बात पे मजबूर किया गया क्योंकि उस कॉलेज में दखल अंदाजी हो रही थी कि वो इस्तीफा दे, और उसने इस्तीफा दिया। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया का वो तकाबुली जायजा ले तो इंडिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी अपने कैंपसेस कायम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने मुल्क को तबाह किया उसके लिए एक इदारा तबाह करना मामूली सी बात है। इसके बाद 23 मार्च के हवाले से भी मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। 23 मार्च 2024 को एक भी एजुकेशनिस्ट को, एक भी तालिब इल्म को, एक भी उस्ताद को, एक भी साइंसदान को कोई तमगा नहीं दिया गया। तो ये इस मुल्क की प्रायोरिटी है, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यही इन लोगों की सोच की अक्कासी भी करती है। और हमें ये कहा जा रहा है कि 75 साल से पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और ये नाजुक मोड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की मिसाल लें तो इंडिया ने एक मर्सिडीज गाड़ी बनाई है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, जो कि एक चार्ज पे 850 किलोमीटर बनती है। इंडिया अब दुबई से मुंबई 2000 किलोमीटर ब्रिज बना रहा है, और हम लगे हुए हैं जाली FIR पे। मेरे दाएं जानिब साहिबजादा सिबगतुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, ये बताएं कि इनके खिलाफ कौन सा FIR दर्ज नहीं किया गया। मेरे बाएं जानिब अनवर ताज साहब बैठे हैं, इनके खिलाफ कौन सा FIR दर्ज नहीं किया गया। सामने शाहिद खड़क साहब बैठे हैं, पीछे जुनेद अकबर साहब बैठे हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे केसेस में मैं वकील रहा हूँ, कोई एक सेक्शन नहीं छोड़ा गया जो कि हमारे ऊपर नहीं लगाया गया। मतलब ये जो निज़ाम है, ये जो हमारे साथ किया गया, ये कुफर जुल्म का ये मुआशरा चल ही नहीं सकता। और ये रूल अप्ला की हम जब बात करते हैं तो हम ये किस तरह कह सकते हैं जब हमारे लीडर के ऊपर 200 के करीब FIR है। जनाब स्पीकर साहिबा, अब मैं थोड़े से अपने इलाके के मसाइल पर भी बात करना चाहता हूँ। हमारा सूबा ऐसा सूबा है जो बिजली पैदा करने वाला सबसे बड़ा सूबा है, मगर सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग मेरे हल्के स्वात में हो रही है। 14 घंटे से लेके 18 घंटे तक शेड्यूल लोड शेडिंग, और इसके बाद अनशेड्यूल लोड शेडिंग। तो ये किस तरह पाकिस्तानी शहरी है और ये किस तरह फिर गुजारा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे मरकज़ के ऊपर 1600 अरब रुपए बकायाजात है हमारी सूबे के। तो अगर सदर साहब ने अपनी तकरीर में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की, तो किस तरह एक छोटा सा सूबा जिसके मरकज़ के ऊपर 1600 अरब रुपए कर्जा है वो कैसे चल सकेगा। तो हमारा इस ऐवान की वसासत थे, आप एक जमहूरी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि हमारी सूबे की जितने बकायाजात मरकज़ के ऊपर है उसको फौरी तौर पर अदा किया जाए। अब आखिरी बात मैं टैक्स के हवाले से करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर साहबा, मेरा ज़िला जो है ज़िला स्वात, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, हम पाकिस्तान के साथ शामिल हुए थे 1969 में। मगर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारी रियासत स्वात ने पाकिस्तान को 3 लाख रुपए का चंदा दिया था। और 1969 में जब हम पाकिस्तान के साथ शामिल हुए तो 1972 में मार्शल रेगुलेशंस आए, और इसके बाद एक ज़बानी मुआहिदा हुआ कि 100 साल तक यहाँ पे टैक्स नहीं लेगा।
नहीं लगेगा। तो अब यहाँ स्वात में टैक्स लगने की जो तैयारियाँ हो रही है, वहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं है, वहाँ पे तालीम की कमी है, वहाँ पे सिर्फ वो स्कूल है जो वाली स्वात ने कायम किए थे। इसके बाद PTI की 10 साल हुकूमत ने वो स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो कायम किए हैं। लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं है और वहाँ पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो मैं इस ऐवान से मुतालबा कर रहा हूँ कि 25वीं आईनी तरमीम का जो फ़ायदा मलाकन डिवीज़न को होना चाहिए वो आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके बाद मैं कंक्लूड कर रहा हूं, पिछली जो सेशन था उसमें हनीफ अब्बासी साहब ने एक बात की थी स्वात के हवाले से। उसने बात की थी कि स्वात, अमीर मकाम साहब भी उसके साथ बैठे हुए थे, मगर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर। मैं रिएक्ट कर रहा हूँ और वो कह रहे थे अगर स्वात का कोई यहाँ पे नुमाइंदा है कि नहीं है। वो कह रहे थे कि स्वात से दहशतगर्द आए थे और यहाँ पर मरगल्ला की पहाड़ियों में छिपे हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि स्वात से यहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं आता। स्वात के लोग पुरअमन लोग हैं। स्वात के लोगों ने पाकिस्तान 2009 में पाकिस्तान को बचाओ और सदर जरदारी साहब की तकरीर, वो तकरीर भी उठा लें जो वो कह रहे थे कि स्वात के लोगों ने कुर्बानी दी तो पाकिस्तान बच गया। हम 2009 में सबसे ज़्यादा तादाद में हम IDPs हुए। तो जनाब स्पीकर साहिबा, अगर ये उनको याद हो तो ये एक्सपंज भी की जाए और स्वात के अवाम से उनको मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मैं अब कंक्लूड कर रहा हूँ एक शेर पे। उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का फास तुम्हें ता न हो सकेगा कभी, वतन का फास तुम्हें ता न हो सकेगा कभी, कि अपने हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। थैंक यू।